नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 8.16 जिसका नाम है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। जी हाँ, इस वीडियो में जानेंगे कि जो केंद्र सरकार होती है और आप जिस राज्य में रहते हैं, आपके राज्य की जो सरकार है, उन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उसके नियम, क्या उसके कायदे, क्या उसके कानून होते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। राइट। तो जल्दी से इस चैप्टर को ओपन कर लीजिएगा जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 190 जहां पर आपको मिलेगा ये वाला चैप्टर। इसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों हमारे संविधान के द्वारा जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है इसके बीच में 3 प्रकार के संबंधों की व्यवस्था की गई है, जिसके आधार पे हमारे भारत का संचालन संघीय सरकार करती है। ठीक है। और आपके राज्य में जो भी सरकार है वो राज्य की सरकार आपके राज्य का संचालन करती है। राइट। लेकिन दोस्तों कुछ बुक में यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जैसे कि एम लक्ष्मीकांत बुक्स है या फिर महेश बनवाल के बुक्स है या फिर जो हाई स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ते हैं अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलता है कि 4 प्रकार के संबंधों की व्यवस्था की गई है। पहला आपका संबंध है क्या, विधायी संबंध। सेकंड आपका है प्रशासनिक संबंध एंड थर्ड आपका है वित्तीय संबंध। एंड यहाँ पर एक चौथा संबंध और है जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यायिक संबंध। ध्यान रखिए, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। चौथा संबंध कौन सा है? चौथा संबंध है आपका न्यायिक संबंध। इसी के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो इसी आधार पे होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि विधायी संबंध है क्या। जैसे संसद को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का जो अधिकार होता है उसे हम बोलते हैं विधायी संबंध। कौन सा राज्य अपने राज्य में किस प्रकार का कानून बनाएगा, कौन सा कानून का राइट राज्य सरकार को दिया गया और कौन से कानून का राइट केंद्र सरकार को दिया गया है। तो इस बार का जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा विधायी संबंध के अंतर्गत। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। जी हाँ, केंद्र व राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं वो निर्धारित की गई हैं आपकी 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में पहला जो दोस्तों सूची है इसको बोला गया संघ सूची। आपको केवल ध्यान रखना है कि संघीय सूची में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें जो मूलतः जो शुरुआती जो हमारे विषय थे वो थे 97। क्या थे? 97। उसमें से 3 को अब कट कर दिया गया, 3 को अब इसमें ऐड कर दिया गया और वर्तमान में कितने हो चुके हैं विषय? आपके 100 विषय हो चुके हैं। अब कौन कौन से विषय हैं ये लंबी चौड़ी लिस्ट तो आपको याद करना पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा इम्पॉसिबल है, जी नहीं, पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते जो आपका डिफेंस है, ठीक है, जो रक्षा प्रणाली होती है, जो बीमा होती है, जो आपके राज्य की जनगणना होती है, जो बैंकिंग व्यवस्था होती है, ये किसका विषय है? सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये दोस्तों। ये आपका आता है संघ सूची का विषय। किसका विषय है ये दोस्तों? ये आपका आता है संघ सूची का विषय। मतलब कि इस पे जो राइट होगा वो होगा किसका? केंद्र सरकार का। संघ का अर्थ केंद्र सरकार से हम बोल रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं राज्य सूची के बारे में। इनमें वे सभी विषय शामिल होते हैं जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार देता है। वर्तमान में इसके पास मतलब राज्य सूची कितनी है? 61 है। लेकिन जब संविधान बना था उस समय कितनी थी? 66 थी। इसमें अब 5 कम कर दी गई। जो आपके राज्य की पुलिस व्यवस्था होती है, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि एमपीपीएससी का फॉर्म निकला है, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं दोस्तों कि XYZ किसी आपके राज्य में कोई भी आपका पुलिस का फॉर्म निकलता है तो उस पर जो पूरा राइट होता है, कंट्रोल होता है, वो किसका होता है? वो राज्य की सरकार का होता है। यूपी पुलिस का कोई फॉर्म निकला है तो उत्तर प्रदेश का राइट होगा वहाँ पर। ठीक है। अगर पुलिस व्यवस्था कोई भी होगी वहाँ पर, वो क्या होगी? पूरी कंट्रोल उस राज्य की सरकार के पास होगी। लेकिन एक क्लॉज यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे क्या होगा? पुलिस का जो पूरा कंट्रोल होगा वो केंद्र सरकार के पास में होगा। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे राज्यों में ये बात चल रही है कि फ़िलहाल केंद्र सरकार से हटा करके जो भी जैसे कि दिल्ली सरकार होती है उसको पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी करना पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि दोस्तों इसके पक्ष विपक्ष दोनों सिक्के के पहलू होते हैं, तो वैसे ही क्या होता है ये अलग मैटर है। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा आपके या राज्य की जो सिक्योरिटी होती है उसका जो पूरा कंट्रोल होता है आपके राज्य के पास होता है।
आप ध्यान रखा करो कि दिल्ली में कोई भी अगर हुड़दंग हो रहा है, पुलिस अगर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए नाकाम हो रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि दिल्ली सरकार ख़राब है। आपको पता होना चाहिए जो राज्य हैं, कितने हमारे पास राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे पास, इसमें 8 हैं। तो 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसकी जो डिफेंस का, जो पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा ले रखा है, वो ले रखा है संघ सरकार ने। अगर सिक्योरिटी ख़राब होती है तो क्या होगा, संघ सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर यहाँ पे काउंट होगा। लेकिन हम गलती करते क्या है, हम दिल्ली सरकार को क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम राज्य को सीधे क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए इस चीज़ को कि किसका राइट कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो फिलहाल एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, जो बाजार है, जो मत्स्य पालन है, ठीक है, ये जो जेल वगैरह होती है, ये सब क्या होती है आपकी राज्य सूची का विषय होता है। अगर जेल में कोई भी कैदी जा रहा है, ठीक है, वो कैदी वहाँ से भागे ना, अगर वो कैदी वहाँ से भाग जाता तो ये फेलियर किसका, ये फेलियर दोस्तों हो जाएगा राज्य की सरकार का, ना कि केंद्र सरकार का। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिरकार जो मत्स्य पालन है किस विषय में आता है, संघ सूची में, राज्य सूची में, संवर्धित सूची में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। पूरी लिस्ट 66 लोगों को याद करना, सॉरी 61 विषय को याद करना पॉसिबल नहीं है, 100 विषय को पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके से स्टडी करोगे तो आपको इतना कम से कम पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार आंखें बंद करके हो सके आप मुझे संघ सूची जो इसमें दी गई थी, जो मैंने हाइड करवा रखी है, उसको लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे फ़िलहाल जो राज्य सूची है उसका लिख के भेजिएगा, और आपका थर्ड है आपका संवर्धित सूची। इसमें दोस्तों 52 विषय हैं वर्तमान में, और जो मूलतः था जब शुरुआती हुआ था तो उस समय इसमें 47 थे। इसमें फ़िलहाल 5 विषय और जोड़े गए थे। पहला आपका एग्जाम्पल है अखबार का। ठीक है, अखबार किसका विषय है, अखबार आता है संवर्धित सूची के अंतर्गत। इस पे आपका कह सकते हैं कि इसमें संसद व राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। विवाह एवं तलाक, इसमें दोनों का होता है कंट्रोल। राइट, बिजली, आपके एरिया में बिजली प्राइवेट आएगी सरकारी आएगी, इसका राइट क्या होता है, दोनों मिलकर के ले लेते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और जो आपके एरिया में दवा है, जो भी आपके सामने आपके राज्य में जो जेनेरिक स्टोर खोले गए हैं, उस सब पर संवर्धित सूची मतलब संघ और राज्य दोनों का इसमें राय शामिल होती है। बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। ये है वन, शिक्षा, नाप एवं तोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन। अब बात करते हैं अवशिष्ट शक्ति। आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों जो होती हैं वो किसके पास होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। अर्थात ऐसे विषय जो उपरोक्त तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, संघ, राज्य, संवर्धित, इन तीनों सूची में जो शामिल नहीं किए गए उसको रखा गया अवशिष्ट शक्ति में। अब सीधे आप मूव करेंगे यहाँ पर, ज़्यादा आपको सभी आर्टिकल रीड करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ज्ञानवर्धन के लिए आप सभी आर्टिकल रीड कर सकते हो। आप बात करते हैं आर्टिकल नंबर 254 में। यदि संवर्धित सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्यों के कानूनों में असंगति हो, दोनों उस विषय पर अपनी सहमति नहीं जता रहे हों, तो क्या होगा, संघीय कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। प्रशासनिक संबंध, संविधान के भाग 11 में आर्टिकल नंबर 256 से लेकर के 263 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था की गई है। इस बात को आप ध्यान रखिए। प्रशासनिक संबंध का सीधे आपसे पूछता है ये किस भाग का विषय है, तो आप बोलिएगा भाग 11। रियल एग्जाम में एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम में ये इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी एमटीएस की बात कर रहा हूँ मैं, सोचिए। तो बेटा कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है और तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तरीके से पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको अगर सच में जॉब की आवश्यकता है, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग बस ऐसे ही समाज को दिखाने के लिए फॉर्म भर देते हैं, हम बिजी हैं दिखाने के लिए फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप खुद डिसाइड करिए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 350 का में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। आर्टिकल नंबर 350 का संबंध कहाँ से है, प्राथमिक स्तर पर जो भी राज्य की अपनी खुद की जो भाषा वगैरह होगी या फिर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस आर्टिकल को बनाया गया है। आर्टिकल हम बात करते हैं 262, अंतर्राष्ट्रीय नदियां और नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद के संबंध में संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। देखिए, जो जल बंटवारा होता है आप देखते हैं लगातार कि हमारे जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है या बांग्लादेश के साथ जो हमारे पड़ोसी के साथ हमारा देश है, इसके साथ में नदियों के जो जल का बंटवारा होता है उसको लेकर के अलग से क्या होता है, जल विवाद संस्थान बनाया गया है। अगर आप देखोगे भीगा जी गाँव में पहले जो पासपोर्ट ऑफिस है दिल्ली के अंदर, उसके पास में इसके लिए अलग से ये डिपार्टमेंट बना दिया गया कि कोई भी अगर कुछ
किसी को भी जल की आवश्यकता बहुत अधिक है, जैसे गर्मी बढ़ती है तो जल की आवश्यकता हर राज्य को, हर देश को होती है। तो वो कहता है कि इतना क्यूबिक पानी हमारे पास ज़्यादा छोड़ो, ठीक है, हमें इतना पानी चाहिए। तो पानी को लेकर झगड़े होते हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बैकएंड में बहुत तगड़े झगड़े बढ़ जाते हैं आपस में। पानी की चोरी तक होती है आपस में, पता है आपको? सोचिए। तो इसलिए पानी अगर आप वेस्ट करते हो ज़रूरत से ज़्यादा, चाहे आपके पास पानी बेतहाशा क्यों ना आ रहा हो, चाहे आप लोग समरसेबल प्रयोग क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी पानी का बिल्कुल सदुपयोग आपको करना है। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। आर्टिकल नंबर 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कर सकता है और इस परिषद का प्रमुख कार्य है। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे, अगर आप इस वीडियो को 2025 में देख रहे हैं, 24 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वही क्या होगा, आपका अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होगा। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में। संविधान में क्षेत्रीय परिषद का वर्णन नहीं किया गया है और इसकी स्थापना केवल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई थी। इसमें संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। मोस्ट एमपी है कि क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत संपूर्ण राज्य क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था, तो भाग ये थे आपके 5 क्षेत्र। कौन कौन से? एक था आपका दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्षेत्रीय परिषद, पहला ये था, इसमें उत्तर के कुछ राज्यों को लिया गया। सेकंड आपका था मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें आपका ये सभी राज्य लिए गए थे। एक था आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को लिया गया था। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव। देखिए ये राज्य आपको याद करने हैं सारे। एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा नहीं है। आप तभी उसमें से और चूज़ कर पाएंगे, अलग चूज़ कर पाएंगे जो आपको ये सभी याद होंगे। तो इसलिए ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। शर्म से याद तो होता नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो आप एक काम करो, 6x4 का 4x3 का एक वाइट बोर्ड लाओ, दीवार पर उसको ठोक दो, ठुकवा दो, ड्रिल करवा दो। मार्कर से कम एक एक राज्य को 10 बार लिखो, तेज तेज बोल करके। आपको ये चीज़ें आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। करके तो देखो। अरे नहीं होगा ऐसा, आप पहली धारण कर लोगे, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा पक्का, फिर तो बोर्ड लाना बेकार है आपके लिए, ठीक है। और जो बच्चे सच में बिलीव करते हैं इस बात को, ये साइंस भी कहता है कि खड़े होकर जो बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चे तेज़ वॉल्यूम में पढ़ते हैं उनको वो चीज़ हमेशा लंबे समय तक याद रहती है। जो लोग लिख लिख के पढ़ते हैं उनको वो चीज़ हमेशा याद रहती है, लेकिन आप इस चीज़ को अप्लाई बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। मजबूरी क्या पता आपकी कुछ होगी, हो सकता है अभी आपका सही समय नहीं आया हो पढ़ने का, ये भी हो सकता है। 3-4 ठोकर खाने के बाद बच्चा समझ जाता है, ऐसी बात नहीं होती है। क्या पता आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर नहीं हो तो जाके आज ही, चाहे जितनी बाहर बारिश क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो आ रहा हो, बाहर भले ही गर्मी क्यों ना हो, जिसे करना होता है वो करता है। बस ध्यान रखिएगा। फटाफट बोर्ड को लाइए। अब बात करते हैं वित्तीय संबंध के बारे में। संविधान के भाग 11 में आर्टिकल नंबर 268 से लेकर के 293 तक केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि 292 आर्टिकल 292 केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सकते हैं। अब बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। आर्टिकल नंबर 280 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है और इसका गठन हर 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब सीधे बढ़ते हैं, वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति स्पष्टीकरण के साथ में संसद के समक्ष रखवाएगा। इस बात का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 281 में। अब देखिए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सीधे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष हैं ये थे केसी नियोगी और इनका कार्यकाल कब से कब तक का था? इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर के 57 तक। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हमारे अध्यक्ष थे? के एस संथानम, इनको भी करिए हाईलाइट, और ए के चंद्रा, इनको भी करिए आप लोग हाईलाइट, बुक्स में करिए हाईलाइट, ठीक है। अभी आप केवल सुन रहे हो, देख रहे हो, आपको लगता है कि सब चीज़ याद हो रही है, ऐसा नहीं है, आप भूलोगे बहुत स्पीड से। बुक्स को हाईलाइट करिए, दूसरी बार पढ़िएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हाईलाइट करिएगा, तीसरी बार वीडियो को बात कभी नहीं करना आपने, सीधे करोगे रिवीजन अपनी बुक में से। उसके बाद दोस्तों केसी पंत के बारे में बड़ा पूछता है कि केसी पंत कौन से हमारे अध्यक्ष थे? 10वें क्रम के अध्यक्ष थे। कब हुए थे अध्यक्ष ये? 1992 में। कब से कब तक इनका शासनकाल था? 1995 से लेकर 2000 तक का। और जो 15वां है एन के सिंह, 2017 में। इनका कार्यकाल 2020 से लेकर 25 तक का है। अब बात करते हैं केंद्र राज्यों के संबंध पर गठित आयोग कौन कौन से थे। एक था आपका राजमन्नार समिति, इसका गठन हुआ था 1969 में। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में सही संबंध, प्यारे संबंध स्थापित हो सके, इसके लिए कुछ आयोग बनाए गए थे। एक था आपका सरकारिया आयोग, इसकी स्थापना हुई थी
3 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भारत की संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 में किया गया है, और संचित निधि क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इस अनुच्छेद के द्वारा भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य की संचित निधि की स्थापना की गई है। आकस्मिक निधि जिसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड, आकस्मिक निधि एवं राज्यों को दिए जाने वाले करों और शुल्कों को छोड़ करके भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व अग्रिम द्वारा लिए गए सभी उधार से उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की जो एक संचित निधि बनती है उसे हम बोलते हैं संचित निधि, जिसे भारत की संचित निधि के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक होगा निर्वाचन। जानेंगे इस टॉपिक को हम लोग कि निर्वाचन प्रणाली हमारी भारत की क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया जबकि डिसलाइक मारिए। अगर ये बुक्स आपको तरीके से पढ़नी है तो इस बुक को आप लोगों को मार्केट से बाय करना है और प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना है। क्राउन बुक की जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से आपने फॉलो करना है। ठीक है, धन्यवाद।